नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक इस सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो है स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा विशेष विवाह अधिनियम कानून आखिर क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो आप भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और जो विषय आज है जिस पर हम बातचीत विस्तार से करेंगे वो है विशेष विवाह अधिनियम से जुड़ा क्या कहता है ये कानून। और आज हमारे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शरद सिंघानिया जी। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। जो विषय आज हम लेकर आए हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम क्या कुछ कहता है। इसमें जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू से हिंदू का मैरिज, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम के लिए। लेकिन जहाँ पे एक हिंदू और एक मुस्लिम को अगर विवाह करना है उसके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट बताया गया है, जिसमें अलग अलग कास्ट के लोगों का उनके विवाह की ये जो तैयारी है उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए प्रावधान किया गया है, उसकी रचना की गई है। उसका उद्देश्य यही है कि इंटरकास्ट जो अलग अलग जाति के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, इन सबके लिए अगर कोई आपस में विवाह करना हो तो उसके लिए ये एक्ट की रचना की गई है। यानी ये माना जाए कि ये कानून कहीं ना कहीं जातिवाद को खत्म करने में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, इसमें जातिवाद के खत्म करना, प्लस इसमें एक ये भी है कि इस विवाह के बाद आपका जो अपना धर्म है वो उसी धर्म में कायम रहेंगे। आपको किसी और धर्म में शादी विवाह करने के लिए आपको धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, और विवाह के बाद भी आपका जो अपना धर्म है आप उस धर्म में कायम रह सकते हैं, उस धर्म का पालन कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी समझें। बिल्कुल, इसमें 3-4 कंडीशन बताई गई है। एक सबसे पहली कंडीशन है कि जो पुरुष है, जो लड़का है, उसकी उम्र 21 और लड़की की 18 है, ये उनका कंप्लीट होना चाहिए। जो दूसरी कंडीशन ये है कि वो मेंटल साउंड माइंड हो और वो एक दूसरे को अपना कॉन्सेंट दे, अपनी स्वीकृति दे कि हाँ मैं इस मैरिज के लिए तैयार हूँ। और जो तीसरी स्वीकृति होती है कि उसमें कि उनका वो अकेले हो, ऐसा नहीं हो कि उनका कोई स्पाउस लिविंग हो, वो अनमैरिड हो। अगर मैरिड भी हैं तो या तो फिर डाइवोर्सी हो या फिर वो दूसरा उनका जो स्पाउस है वो इस दुनिया में नहीं हो। ये 3 कंडीशन बताई गई है, ये फुलफिल होना बहुत जरूरी है। प्रोसेस, अगर कोई इस अधिनियम के तहत अगर विवाह करना चाहते हैं तो प्रक्रिया किस तरह से अपनानी होगी? इसकी हिंदू मैरिज एक्ट से एकदम अलग तरह की प्रक्रिया है, लेकिन बहुत आसान प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि हर एक जिले में एक एक मैरिज ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। उस नियुक्ति में क्या होता है कि उस मैरिज ऑफिसर उस जिले में जो भी जिसको भी लड़का या लड़की उसको अगर इस स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह करना है वो उस मैरिज ऑफिसर को आवेदन देगा। उस आवेदन में 30 दिन का समय रहता है। वो मैरिज ऑफिसर जैसे ही उसको आवेदन मिलेगा उस आवेदन के एक तो वो नोटिस को लगाएगा, जिसको हम पब्लिकेशन भी कहते हैं, वो नोटिस पब्लिश करेगा। और वो 30 दिन में उस नोटिस में ये लिखा रहता है कि अगर किसी को किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है इस विवाह में तो वो आके आपत्ति करे, नहीं तो मैं 30 दिन बाद इसको स्वीकृति दे दूंगा। चलिए, बिल्कुल इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस अधिनियम से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना था सर, मेरी दादी है जो कि सर उनके 2 बेटे हैं, दोनों की सर मैरिज हो चुकी है और दादी पे सर पुश्तैनी मकान था जो कि 3 हिस्सों में था। उसको सर तो एक मकान को सर फर्जीवाड़े में बेच दिया गया, जो कि छोटे भाई के बड़े भाई की मिसेज ने फर्जी तरीके से अपने को मतलब मृत बता, उनके भाई को मृत बता के और एक भाई को नाबालिग बता के और वो बेच दिया गया। तो सर उसका अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो सर उन लोगों को 420 लग चुकी थी।
तो उसका कोर्ट में केस अभी बाकायदा चल रहा है। और इस बीच आप सर चाहते क्या हैं सुनील जी? सर मैं ये चाहता हूँ, जो दादी है सर वो अभी काफी बुजुर्ग है, वो थाने जा नहीं सकती हैं, और उनका जो मकान में जो सर कब्जा है वो कब्जा सर और किसी के पास है, तो सर वो कब्जा कैसे खाली होगा? और वो ठीक है। उसको बेचना चाहती हैं तो वो बेच भी नहीं सक रही और उस कब्जे में रह भी नहीं सक रही। ठीक है शरद जी, क्या इनके पास उपचार मैं बचता है? सबसे पहले आपको एक बताऊं, आपने जो 420 का केस किया, इसके साथ में आपको एक सिविल केस भी फाइल करना पड़ेगा, और आप तुरंत एक सिविल केस फाइल कीजिए जहां पे वो प्रॉपर्टी आपकी है, उस एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप एक सिविल केस फाइल कीजिए। उसमें जो आपके दादी के नाम की प्रॉपर्टी है, उसमें उनको रिकवरी ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, किसी ने जबरदस्ती इस पे कब्जा कर लिया, एक उसका दावा फाइल करे। और जो आप बता रहे हैं कि फर्जी बारे में किसी को बेच दिया, तो सेटिंग असाइड ऑफ दैट सेल, कि भाई कैंसिलेशन ऑफ दैट जो परचेज हुआ है उसका लिए भी डॉक्यूमेंट, उसके लिए भी 2 केस फाइल करना पड़ेगा, रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। ये 2 आपको दादी के नाम से फाइल करना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी उम्र है, तो आप जल्दी से जल्दी फाइल कीजिए और कोर्ट के सामने ये कीजिए कि ये सीनियर सिटीजन और काफ़ी बड़ी उम्र है, तो आपको जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी। और उसमें जिनको जिनको पार्टी बनाना है, जैसे आप बता रहे हो, अगर आप इंक्वायरी कर सकते हो कि उस नया सेल डीड में जो लोग नए खरीदे हुए हैं, जो फर्जी से खरीद लिए, आप उनको भी पार्टी बनाइए, और जिन्होंने बेचा है उनको भी पार्टी बनाइए, और जो अभी जबरदस्ती उस पर रह रहे हैं आप सबको पार्टी बनाइए, सिविल कोर्ट में दावा पेश कीजिए। कोर्ट उन सबको कोर्ट में हाजिर के लिए कोर्ट उनको सम्मन इशू करेगा, और फिर कोर्ट में एफिडेविट फाइल होगा, आपस में जवाब होगा, गवाही होगी, और फिर ये मामला की सुनवाई होगी। लेकिन आप जितना विलम्ब करेंगे उतना ही ये जो केस है आपके खिलाफ जाएगा कि भाई आपकी जानकारी होते भी आपने कोर्ट में दावा क्यों नहीं किया। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सुनील जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो शरद जी ने आपको उपाय बताए हैं, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। एक और कॉलर जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, विनय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मैं विनय अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी अग्रवाल जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि मेरे बेटे की 5 साल पहले जी जयपुर में हुई थी, उसमें उसके पुत्र वधू ने 2 साल के बाद 1.5 साल तक रही, उसके बाद बेटी हो गई, 1 महीने की बेटी को घर लेके चली गई, और जब जाकर के हमारे ऊपर 498 का केस, 406 का केस लगा दिया। और जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई करी, ना तो उसने दिखा कि मारपीट करी, तो पास में हॉस्पिटल था, उसमें कोई मेडिकल नहीं था, कोई ना मारपीट करी, कहता नहीं था, मारा ही नहीं था कि पुलिस की जरूरत पड़ी जाने की हॉस्पिटल में। दूसरी बात, जेवर के कोई बिल नहीं थे, तो मैंने बिल कैश बचाने के लिए जेवर के बिल नहीं लिए हमने, तो कैश कैसे दिया? तो मैंने कमरे में बंद होकर के दिया, कोई एविडेंस था, कोई सामने था, कोई कहता नहीं, मैं और मेरे समधी ने आपस में कमरे में बंद होकर के दिया। तो सर इतना बुरा हाल है कि बिना पुलिस ने इन चीजों की इंक्वायरी करे हमारे ऊपर केस बना दिया, जबकि पुलिस को वहीं की भाई ये केस निपटा देना चाहिए था कि जब तुम्हारे पास एविडेंस ही नहीं है। ठीक है, तो भाई मैं क्या शरद सिंघानिया जी, इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है ना, आप सबसे पहले जो रेगुलर बेल लेना है वो आप बेल लेने वाली कार्रवाई पूरी करते रहिए, और आपको हाईकोर्ट में 482 में क्वेश्चन फाइल होता है कि भाई जो इसने एफआईआर किया है ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें हमारे ऊपर कोई भी जो एलिगेशन से आरोप है वो फुलफिल नहीं होता, तो वो एब्यूज ऑफ द प्रोसेस है। तो आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोई भी चीज वो प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं और एफआईआर में किसी भी तरह का आरोप भी नहीं है, आप सबसे पहले 482 में क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन में कोर्ट के सामने बताइए कि एब्यूज ऑफ द प्रोसेस है, और जो सेक्शन जो लगाए हैं उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो मेरे को इस प्रोसीडिंग से बरी कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं जो उपाय आपको शरद जी ने बताया, अगर वो उपाय आप अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिल पाएगी। अगले कॉलर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताइए। जी, हमारा सवाल ये है जी जी, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदा था 2 साल पहले, 25 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवाया था हमने जी। तो उसके बाद में रजिस्ट्री हो गई और दखल खारिज भी हो गया हमारा, और उसके बाद में गांव के ही 10-5 जो दबंग लोग होते हैं, किसान को उसको भड़का दिया। ठीक है, तो कम से कम 4-5 महीने बाद में उसने हमारे ऊपर 420 का मुकदमा लिखवा दिया कि ये हमको एग्रीमेंट कराने ले गए और करा लिए रजिस्ट्री वहां पे।
उसके बाद में थाने में हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हुआ। जी। ठीक है, जब FIR हमारे खिलाफ में दर्ज हुआ, उसके बाद में FIR दर्ज होने के बाद में जब उन्होंने अपने साक्ष्य रखे, हमने अपने साक्ष्य रखे, तो 2-3 महीने विवेचना चली। उसमें पुलिस को जब उनकी तरफ से कोई साक्ष्य नहीं मिला तो हमारे पक्ष में उसमें FIR लग गई। मतलब केस जो है उन्होंने खत्म हो गया थाने से। ठीक है, उसके बाद में वो कोर्ट प्रकरण गया, कोर्ट में भी हमारे पक्ष से आर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम जब उस जमीन पे जाते हैं तो गांव के 2-4-5 लोग हैं, हमको उस पे कोई काम नहीं करने देते हैं, न कच्चा दे रहे हैं, और उसमें जबरदस्ती भैंस बांधते हैं, गाय बांधते हैं। इस ठीक तरीके से वो है, करते शरद जी हैं। क्या रास्ता है इन्हें बताएंगे? देखिए, जैसे आपने बताया कि आपके नाम में रजिस्ट्री है, आप उसके मालिक हैं, आपने उसका पेमेंट किया है और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी आप ही मालिक है और कोर्ट से भी आप जीत गए हैं। अगर कोई आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं और कोई आप पे आपत्ति करता है या आपको दिक्कत करता है या न्यूसेंस क्रिएट करता है, उसके लिए सिविल कोर्ट में आप एक दावा लगा सकते हैं कि वो एक तो इंजेक्शन होता है, टेम्पररी इंजेक्शन, कि भाई मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसको रिस्ट्रेन किया जाए कि वो मेरी जो एक्टिविटीज़ है उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करे। तो आप सिविल कोर्ट में एक तो टेम्पररी इंजेक्शन होता है, आप उसका दावा पेश कीजिए और अपना पूरा डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा कि इस डॉक्यूमेंट के कारण मैं मालिक हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद अगली जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसने उस पर अप्रूव भी कर दिया, स्टाम्प भी लगा दिया कि आप ही मालिक हो। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी आप मालिक हैं। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, और इसी तरह की कोई अगर दखल अंदाजी करता है आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में वो जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर ऑर्डर लीजिए कि उसको रोका जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं जो सवाल आपका था उसका प्रकाश जी आपको वाजिब जवाब मिला होगा, और उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको जरूर उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से NK यादव जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मेरे भाई का 3-4 बीघा केस है जी। तो उसमें क्या लड़की वाले ना गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं, और वो लड़की वाले जो है कि आउट ऑफ MP के हैं, यूपी के रहने वाले हैं, और मेरे भाई को अभी हाई कोर्ट से बेल नहीं मिल पा रही है। तो बेल के लिए क्या किया जाए? शरद जी, क्या मैट्रिमोनियल मैटर है, डिस्प्यूट क्या है आपका? एक बार सवाल अपना फिर से दोहराइए यादव जी, और संक्षेप में। मेरा भाई है, छोटा भाई जी, उनका 304 बीघा केस चल रहा है, डोरी डेथ। जी ठीक तो है। उसमें क्या को बेल नहीं मिल रही है, बेल हाई कोर्ट में बेल लगी हुई, बेल नहीं मिल रही है, और लड़की वाला गवाही पर नहीं आ रहा है, 2 साल हुआ केस के। हाँ, मैं ठीक समझ है, गया। ठीक है। देखिए, 304 भी होता है डोरी डेथ, कि भाई दहेज में किसी की मृत्यु हुई है, तो आपका छोटे भाई के ऊपर 304 भी का केस लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि FIR में उसके ऊपर एलिगेशंस क्या है, डायरेक्ट एलिगेशन है या किसी और तरह का एलिगेशंस है, और उस एलिगेशंस में उसके ऊपर इंजरी वगैरह किस तरह की आई हुई है, कि भाई कहीं वो एक्सीडेंट हुआ है या उसके ऊपर डेथ हुआ है, कि हत्या की गई है या वो दुर्घटना है। तो ये आपको सब देखना पड़ेगा, और उनके आपके भाई को ये भी बताया कि वो कितने साल तक जेल में रह रहा है। अगर जेल में अभी तक रह रहा है और वहाँ पे वो टाइम पे टाइम लेके केस को लंबा खींच रहे हैं, तो आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाइए कि भाई मैं इतने साल तक जेल में रहा, चाहे जो भी कंडीशन है आप कंडीशन लगाइए, मेरे को बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले बदमाशी करके केस को लंबा खींच रहे हैं। ये सारी बात आपको कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। आपके बेल एप्लीकेशन में आपको सपोर्टिंग देना पड़ेगा कि जो FIR है, FIR में भी आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया हुआ है या उसको उसमें अलग तरह का कुछ संदेह वगैरह बताया गया है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अंडरगोन पीरियड कितना है, जेल में कितने साल आप भीतर रह चुके, ये सारी बातें को इकट्ठा करके आपको अपना केस मजबूती के सामने कोर्ट में रखना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं जो सवाल आपका था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा, क्योंकि कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक जो बड़ा तबका होता है वो इंसाफ से महरूम रह जाता है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की ये लीगल हेल्पलाइन, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि निःशुल्क कानूनी सहायता हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हमारी फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता हम आप तक पहुँचाएँगे। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो है विशेष विवाह अधिनियम कानून से जुड़ा, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ जो प्रक्रिया। शरद जी, हम लगातार बात कर रहे थे कि प्रक्रिया क्या है। एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये अधिनियम लागू नहीं होता है। देखिए, इसमें
ये जहाँ पे फुल ब्लड, इसमें कुछ रिलेशनशिप को प्रोहिबिटेड किया गया है कि ये सब रिलेशनशिप इसमें नहीं आते। जैसे फुल ब्लड, हाफ ब्लड, अगर कॉमन एंसेस्टर से एक ही लड़के लड़की आ रहे हैं, वो इसमें अगर दावा पेश करते हैं, वो इसमें नहीं आते। तो कुछ कंडीशंस भी बताई गई है कि वो इसमें नहीं आते। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है, उस नोटिस में अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्शन देने वाले उनके आस पड़ोस के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, उस ऑब्जेक्शन पे जो मैरिज ऑफिसर है वो पूरी इंक्वायरी करेगा और उसको दरकार पड़ेगी तो वो उनको सम्मन भी करेगा। जो जो इंक्वायरी करनी है, सम्मन करना है, गवाही करनी है। नहीं, आपने कहा कि जैसे 30 दिनों के भीतर में अगर आपत्ति किसी तरह की आती है तो इस पे रोड़ा अटक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर लड़का लड़की विवाह के लिए अगर राजी हैं, वो चाहते हैं कि वो एक साथ रहना चाहते हैं, तो उन परिस्थितियों में ये आपत्तियां कितना मैटर करती ये आपत्ति में ये होता है कि लड़का लड़की कुछ छुपा रही हैं, कुछ सप्रेशन है। हो सकता है किसी की विवाह हो चुका हो, वो वहां पे छुपा के दूसरी शादी कर रहा हो, या इस तरह का किसी भी तरह का सप्रेशन हो, वो वहां पे बदमाशी कर रहा है, तो उस तरह की वो कुछ गलत एफिडेविट दिया है, तो वो अगर आस पड़ोस के व्यक्ति या कोई पड़ोसी आके इस तरह की आपत्ति करते हैं, या उसकी कोई दूसरे वहां पे स्पाउस लिविंग है पहले से, वो उस बात को छुपा गया, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 30 दिन का समय दिया जाता है। और अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन आ गया तो मैरिज ऑफिसर पूरी इंक्वायरी के बाद उसको 30 दिन का समय रहता है निर्णय देने का। वो 30 दिन में अपना निर्णय सुनाता है, या तो वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। और अगर वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो फिर उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं कि भाई मेरे तरफ से आवेदन सही है और ये गलत आस पड़ोस के लोगों ने मेरे से हाथ में कोई दुश्मनी के कारण इस तरह की आपत्ति लगा दी। यानी आपत्तियों के बाद भी रास्ता बचता है। एक और कॉलर हमारे साथ बिहार से अजय जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी अजय जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी, जी सवाल कीजिए सर अपना। सर, यूपी में इलेक्शन हुई ना अभी जी, ये उन्होंने एबीपी न्यूज वालों ने ऑप्शन रखा था, तो वो भी भेजा, मैसेज रखा था। चले शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त भी आप हमें कॉल करते हैं, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी, कोई कानूनी समस्या से अगर आप परेशान हैं, कोई रास्ता, कोई उपाय अगर आपको नहीं सूझ रहा, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और जिस विषय के साथ आज हम आए हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ है। इस विषय से संबंधित अगर कोई सवाल आपके जहन में, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय कुमार जी, अगले कॉलर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। जय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी थैंक यू। हेलो जी जय कुमार जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है जी, मैंने जो खेती की जमीन होती है जी, उसका इकरार कराया था। करो 27। जय कुमार जी, सबसे पहले आपसे अपील है कि आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आप अपनी आवाज को तो ठीक ढंग से रख पाएं। तो ये मैंने कराया था जी 27 अप्रैल 2016 को जी। और इसकी जो लिमिट थी, जब हमने ये लिया था, तय कराया था, तो 31 जनवरी 2017 तक की लिमिट थी जो हमारे बीच में तय हुई थी दोनों पे जी। तो ये जो जमीन थी हमने ली थी 5.5 लाख रुपए में। 4 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया था, 1.5 लाख बाकी रह रहे थे जी। तो उन्होंने ना तो जी बैनामा कराया, और फिर नोटिस मैंने दिया जी उन्हें। नोटिस पे उन्होंने जो है लिख कर दे दिया कि हमारी जमीन जो है वो मतलब 5.5 लाख में ना होकर ज्यादा में है 2,25,000 रुपए कच्चे बिके के हिसाब से उन्होंने बता दी, लगभग बता दिया उन्होंने 11 लाख के आसपास कीमत बता दी। तो ऐसे में क्या करेंगे शरद जी, क्या उपाय बताएंगे? जो समझ में आ रहा है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में आपने कुछ पैसा दे दिया, कुछ पैसा बाकी है, और जो टाइम लिमिट है, हाँ, तो इसमें आपको एक सिविल सूट करना पड़ेगा। उसमें जो एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द
केस, वो आपको फाइल करना पड़ेगा कि हम लोग के बीच में एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हुआ था, हम लोग का आपस में लेन देन हुआ था और उस लेन देन के हिसाब से मैं पेमेंट करता आ रहा हूँ और मेरी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो मैं पूरा पेमेंट आज भी विलिंगनेस मैं तैयार हूँ पूरा पेमेंट करने के लिए, तो सामने वाली पार्टी को बोला जाए कि वो मेरे नाम पे रजिस्ट्री करे। ये आपका पूरा केस बनता है और अगर आपका टाइम लिमिट पूरा कंप्लीट है, आप उसको बार बार लेटर दीजिए और ये बताइए कि मैं पूरी तरह से ये पेमेंट करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है। आप अपने कागज वगैरह पूरे तैयार रखिए कि आपकी तरफ से कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है, विद इन टाइम आप सारा पेमेंट करना चाहते हैं। फिर आप कोर्ट में अगर केस फाइल करेंगे तो जो भी लायबिलिटी आएगी सामने वाले के ऊपर आएगी और उसको एग्रीमेंट के हिसाब से उसको पैसा लेने के बाद आपके नाम में उस विद इन टाइम में रजिस्ट्री करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वाजिब जवाब मिला होगा। अगले कॉलर पटना से हमारे साथ दीपक कुमार जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर, हेलो जी दीपक जी, सवाल हेलो। कीजिए। नमस्ते सर। सर मेरा सर एक जमीन जो है सर, जिसका जो हद्दी जो है ट्रांस दर्शाया हुआ है 1991 में सर रजिस्ट्री हुआ था जी। तो सर उसका जो है अभी ग्रहण हो रहा है एनएच में, तो सर उसका रेट हमें सर जो है सबसे मिनिमम जो है कृषि पर मिल रहा है और उसके आसपास में सर जो है आवासीय और व्यवसायिक दोनों का जो है बिल्डिंग बना हुआ है। दीपक जी, आपसे अनुरोध है, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही हम तक, आप अपने दस्तावेज भी हम तक पहुंचा सकते हो और दूसरा संक्षेप में आप सवाल कीजिए, समस्या बताइए, क्या समस्या है। सर मेरा जमीन अधिग्रहण हुआ है सर, तो उसमें सबसे मिनिमम रेट तो हमको सर जो है इसका जो है रेट मिल रहा है सर, जो राशि मिल रहा है ना, जो सबसे कम रेट मिल रहा है जी। और उसका जो है सर सबसे हाईएस्ट जो है व्यवसायिक का जो है 4 लाख रुपए प्रति डिसमिल है और हमें 40,000 रुपए डिसमिल के हिसाब से मिल रहा है इसका पेमेंट। शरद सर हम चाह रहे हैं कि हमें जो है जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मसला है जो इनकी दिक्कत समझ में आ रही है और जो न्यूनतम दर के हिसाब से इनको पेमेंट मिल रही है, जबकि अधिग्रहण के नाम पर कहा गया था जो कॉस्ट बाकी लोगों को दी गई है वो ज्यादा दी जा रही है, इन्हें मिनिमम। ये लैंड एक्विजिशन का मामला है। आपके सबसे पहले अगर आपको लगता है कि दूसरे लोगों को अधिक रेट दिया जा रहा है, आपको कम दिया जा रहा है, तो जो अवार्ड पास हुआ है उस अवार्ड को आप चैलेंज कीजिए कि भाई ये जो कंपनसेशन रेट तय हुआ है ये गलत है, मैं और अधिक के लिए इंटाइटलमेंट हूँ। उसके लिए आपको वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको वो अवार्ड को चैलेंज करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें जो रेट तय हुआ है उसको बढ़ाया जाए और किस बेसिस पे बढ़ाया जाए। जो आप बता रहे हैं कि बाकी लोगों को बढ़ा हुआ रेट मिला है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप साथ में लगाइए कि उसी प्रॉपर्टी का बाकी लोगों को ये रेट मिल रहा है तो मेरे को भी ये रेट मिलना चाहिए, मेरा भी ये हकदार है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं शरद सिंघानिया जी ने जो उपाय आपको बताया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आप तक जरूर पहुंचेगी। और जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे स्पेशल मैरिज एक्ट पर, जो एक अहम सवाल हो जाता है शरद सिंघानिया जी कि क्या ये अधिनियम सभी धर्मों पर लागू होता है? ये सभी पे लागू होता है और इसमें इंटरकास्ट मैरिज उसको बहुत, ये अगर हम देखें 2013-14 का जो आंकड़ा और 2013-14 में करीब 2500 जो विवाह है वो रजिस्टर्ड हुआ था और आज के पिछले साल का जो आंकड़ा था वो करीब 10,000 से ऊपर चला गया। तो इसीलिए जो इंटरकास्ट में था कि भाई इंटरकास्ट में ना हमको धर्म परिवर्तन करना है और विवाह के बाद भी हमारा जो अपना धर्म है हम उस पर अपना काम भी कर सकते हैं, अपने धर्म को पालन भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा इसको समर्थन मिला है। और आज एक बात और आपको बताऊं कि इसमें जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलती है उसमें दोनों पार्टी की सिग्नेचर होगी और 3 विटनेस साइन होते हैं। ये मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी जो रजिस्ट्री ऑफिस है, मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में एक कॉपी रहेगी, एक कॉपी पार्टी लोग को दी जाती है। और इस तरह की विवाह की शायद मान्यता विदेशों में भी है। और इसमें अगर कोई एनआरआई है या जैसे दो इंडियन आपस में शादी करना, विवाह करना चाहते हैं अंडर दिस एक्ट, वो भी ठीक है। या फिर इसमें एक इंडियन है एक एनआरआई है, वो भी इस एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं। 2 एनआरआई भी इस एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं। तो चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया शरद सिंघानिया जी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही हमारे जो तमाम दर्शक जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी का ना होना या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।